प्रणाम, मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। आज जैसा कि यूपी निकाय चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और क्या मुद्दे हैं और किस मुद्दे को लेकर मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, तो आज बता दें आपको कि यूपी निकाय चुनाव पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर जनता से वोट करने की अपील की और कहा कि पहले करें मतदान फिर करें जलपान। वहीं तमाम नेता भी पोलिंग बूथ पर पहुंच गए और आपको बता दें कि पहुंचे और अपने मताधिकार का उन्होंने इस्तेमाल किया। इस बीच यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपना वोट डाला और साथ ही साथ फर्स्ट वोटर भी बने। तो आज यूपी निकाय चुनाव हो रहा है। पहले चरण के मतदान को बता दें कि पहले चरण का मतदान 4 मई को हुआ था, जिसमें 35 जिलों पर यानी कि 35 जिलों में मतदान हुआ और आज भी कई जिलों में मतदान हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि किस तरह के मुद्दे रहेंगे, मेरठ की बात कर ली जाए, गाजियाबाद की बात कर ली जाए, तो किस तरह के मुद्दे को लेकर जो मतदाता है वो पोलिंग बूथ पर जा रहे हैं और अपने मुद्दों को लेकर वो अपने उम्मीदवार चुनेंगे। अब देखना ये होगा कि यूपी निकाय चुनाव में बाजी किसके हाथ में जाएगी, कौन कौन से मुद्दे होंगे। और क्योंकि देखा हमने लगातार कि बीजेपी ने तमाम रैलियां की यूपी निकाय चुनाव को लेकर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाल रखी थी और उन्होंने ताबड़तोड़ रैलियां की। सबसे बड़ी बात आपको ये भी बता दें कि बीजेपी के तमाम बड़े विधायक भी निकाय चुनाव में प्रचार अभियान करते दिखे और साफ तौर पर इस पूरे अभियान में लॉ एंड ऑर्डर का जो मुद्दा है वो काफी प्रमुखता से उठाया गया और आज कई जिलों में मतदान हो रहा है। और आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से मतदान की जो प्रक्रिया है वो जारी है और मतदान केंद्रों पर मतदाता पहुंच रहे हैं और अपने मुद्दों को लेकर अपने उम्मीदवारों को चुनेंगे। सबसे बड़ी बात आपको ये भी बता दें कि 13 मई को इसके नतीजे आएंगे, यानी कि परिणाम के दिन भी दूर नहीं है। 13 मई को परिणाम आएगा और आज दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है। तो बता दें आपको कि मेरठ, गाजियाबाद, तमाम कई जिलों में आज मतदान हो रहा है और तमाम बड़े बड़े मुद्दे अगर बता लिया जाए तो 7 जिलों में, कई जिलों में आपको बता दें कि निकाय चुनाव के लिए मतदान हो रहा है और मतदान केंद्रों पर मतदाता पहुंच रहे हैं और अपने मुद्दों को लेकर वो मतदान कर रहे हैं। हालांकि परिणाम यानी कि जब 13 मई को परिणाम आएंगे तो वो तय करेंगे कि किसकी सत्ता होगी यूपी निकाय चुनाव में, क्योंकि लगातार बीजेपी की तरफ से तमाम रैलियां की गई और कई तरह की योजनाएं भी चलाई गई। जनता सबसे बड़ा मुद्दा इस बीच आपको बता दें कि लॉ एंड ऑर्डर का रहा और काफी प्रमुखता के साथ इस मुद्दे को उठाया गया। लेकिन निकाय चुनाव की बात अगर हम कर लेते हैं तो ये स्थानीय चुनाव होता है, आमतौर पर स्थानीय मुद्दे होते हैं, पानी की समस्या हो, नाली की समस्या हो और तमाम जो सड़कें हो उनकी समस्या हो, हॉस्पिटल की समस्या हो, तो ये वो तमाम मुद्दे होते हैं जो स्थानीय तौर पर होते हैं। तो देखना ये होगा कि आखिरकार क्या जिस तरह से तमाम जो राजनीतिक पार्टियों ने इतनी जोर आजमाइश की है, किसके पाले में निकाय चुनाव की सत्ता जाएगी। और पिछली बार की अगर हम बात कर ले यानी कि 2018 में जब चुनाव हुआ था तो 16 नगर निगम थे, जिसमें से 14 पर बीजेपी ने बाजी मारी थी और इस बार देखना होगा क्योंकि इस बार की स्थितियां बिल्कुल विपरीत है। इस बार 17 नगर निगम है और कई चुनौतियां भी है बीजेपी के सामने कि क्या जो 2018 में जो रिजल्ट आया था क्या उसे वो उसकी पुनरावृत्ति कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम जो गेस्ट हैं वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप सभी का परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सच्चिदानंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ सहयोगी आलोक द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कुंवर बिलावल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, माफ करिए बिलाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे रुख कर लेते हैं सच्चिदानंद जी आपसे, इस बार क्या लग रहा है, चुनौतियां पहले से कम है या ज्यादा है? क्योंकि अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद लगातार आपने पूरे निकाय चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बड़ी प्रमुखता से उठाया। देखिए अर्चना जी, चुनौती इस बार बिल्कुल नहीं है, एक तरफा चुनाव है। 6 साल जो हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में योगी जी की चली है उसमें लॉ एंड ऑर्डर तो सबसे प्रमुख मुद्दा रहा ही है और हमने जो कहा था कि अपराध पर 0 टॉलरेंस की नीति रहेगी उसको हमने किया भी है और कोई भी अपराधी अब उत्तर प्रदेश में सीना तान के चलने की स्थिति में नहीं है जी। जो माफिया जेल में बंद है वो जेल से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। कोर्ट में पेशी करने के मुद्दे पर भी वो कोर्ट में चले जाते हैं कि हमको पेशी से मुक्त किया जाए, तो ये भय है। तो इस तरह से अपराध
के पर लॉ एंड ऑर्डर काफी नियंत्रण हुआ है और इस चुनाव में भी ये हमारे पूरे नगर निकाय के चुनाव में यह मुद्दा सबसे प्रभावी है। जी, हमारे साथ कुंवर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंवर जी, आप देखा आपने सच्चिदानंद जी ने साफ तौर पर ये कहा कि इस बार एक तरफा चुनाव हो रहा है, तो क्या समाजवादी पार्टी इस लड़ाई में नहीं शामिल है? समाजवादी पार्टी इस लड़ाई में बिल्कुल हर तरीके से शामिल है और रही है। हम लोग जो है 17 में से 9 सीटें निकाल के ला रहे हैं मेयर की। मुद्दा इन्होंने बताया कि यहां पर जो है आपका भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। आप नोएडा से लेकर के और लास्ट बलिया तक देख लीजिए, मुझे बता दीजिए कौन से दिन कौन से जिले में हत्याएं कम हुई हों और कौन से दिन नहीं हो रही हों। अभी कल नोएडा में भी एक हत्या हुई है। रोजाना हत्या जो है आम बात बन गई है। सरकार से जो है, सरकार में जो है ना भ्रष्टाचार की प्रकाशक चरम पर है। यह कहना गलत है कि साहब भ्रष्टाचार खत्म हो गया है या क्राइम बिल्कुल जीरो टॉलरेंस हो गया है, यह सब बिल्कुल गलत है और सरकार नाम की कोई चीज मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में बाकी बची है। जी, एक रिएक्शन ले लेती हूँ आलोक द्विवेदी जी से। आलोक जी, क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में क्या बीजेपी और सपा ही केवल 2 मुख्य पार्टियां दिख रही? क्योंकि देखिए अन्य पार्टियों की हम बात कर ले या आरएलडी की बात कर ले या बीएसपी की बात कर ले, तो मायावती उतनी सक्रिय नहीं हुई चुनाव में, लेकिन वो ट्विटर पे खूब सक्रिय रही। देखो अर्चना, एक बात ये समझनी होगी कि जितनी गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को लड़ा, किसी पार्टी ने गंभीरता नहीं दिखाई इसमें। आप देखिए कि पहले चरण में 22 रैलियां, दूसरे चरण में 22 रैलियां मुख्यमंत्री की थी। इसके अलावा डिप्टी सीएम दोनों भागते रहे, दोनों हेलीकॉप्टर से दौरे करते रहे, रैलियां करते रहे और दोनों चरणों में मिलाकर अखिलेश यादव जी सिर्फ 8 रैली ही कर पाए। और तीसरे पार्टी की मायावती का जो जिक्र किया, मायावती जी तो कहीं भी नहीं गई, उसमें ट्विटर में थोड़ा बहुत इधर उधर चलती रही। ट्विटर में कांग्रेस का कोई भी नेता मैदान में नहीं उतरा। ये जरूर है कि इस बार ये लड़ाई सीधे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की है। लेकिन एक चीज बिलाल भाई को बताना बहुत जरूरी है, चूंकि उन्होंने कहा कि 9 सीटें इस बार वो जीत रहे हैं। पिछली बार 16 नगर निगम थे, 16 नगर में से 14 भारतीय जनता पार्टी जीती थी, 2 बहुजन समाज पार्टी जीती थी, तब भी आपका खाता नहीं खुला था। उससे पहले 2012 जब आपकी सरकार थी, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, तब 12 मेयर के चुनाव में 10 भारतीय जनता पार्टी के जीते थे और 2 निर्दलीय जीते थे। तब भी जब आपकी सरकार थी तब भी आपका खाता नहीं खुला था, यानी कि समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला था उस पर। तो आप ये समझ लीजिए कि हमेशा से कहा जाता रहा है ना कि भारतीय जनता पार्टी शहरों की पार्टी है, इसलिए शहरों में मुझे लगता है कि इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं फायदा मिलता दिखेगा। और इस बार ग्राउंड लेवल पर उतरकर खुद मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री और राज्य के जो मंत्री हैं वो, और जो केंद्र के मंत्री हैं जो उत्तर प्रदेश कोटे से हैं, उत्तर प्रदेश के हैं केंद्र में मंत्री, उन सबको ग्राउंड लेवल पर उतारा गया था। इसके अलावा समाजवादी, इसके अलावा सांसदों के और विधायकों को भी ड्यूटी लगाई गई थी। आप समझिए कि किस लेवल पे चुनाव लड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि 1 साल बाद लोकसभा चुनाव है। उससे पहले का एक चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी लूज करती है, कमजोर दिखती है, तो उसका असर लोकसभा चुनाव में पड़ेगा। इसलिए उसको पूरी गंभीरता के साथ लड़ा भारतीय जनता पार्टी ने, तो मुझे लगता है उसका कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। जी, कुंवर जी, आपसे एक रिएक्शन चाहूंगी कि क्या आपकी जो पार्टी उतनी सक्रिय नहीं रही? जैसा कि आलोक जी ने साफ तौर पर यह कहा कि बीजेपी के तौर से तमाम ताबड़तोड़ रैलियां की गई, हर एक मुद्दे को उठाया गया, लेकिन बात अगर अखिलेश यादव की कर ली जाए तो उनकी रैलियां भी कम रही और इस बार आपके सामने चुनौती ज्यादा है। नहीं, चुनौतियां ज्यादा हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हम लोग लड़ रहे हैं आपकी सरकार से, आपकी पुलिस से और आपके जो है भ्रष्टाचार से। हमारा कैंडिडेट जो है सड़कों पर था और उसको जो रोका जाता है, कई बार कैंपेनिंग में कई जगह से शिकायतें मिली हैं, साहब कैंपेनिंग जो करने जा रहे हैं उन कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उनके खिलाफ जो है पुलिस मुकदमे किए गए हैं। कई जगह से शिकायत आ रही थी, अभी भी चुनाव में कई बार शिकायत आई थी कि साहब वोटरों को रोका जा रहा है आईडी के नाम पर। तो ये सब तो चलता रहता है, सत्ता पक्ष जो है अपना कुछ भी कहती रहे। देखिए अभी आपने कहा कि साहब मंत्री उतरे थे, केंद्रीय मंत्री उतरे, मैं तो कहता हूं प्रधानमंत्री जी भी उतरे हों, शायद किसी नगर निकाय में हो सकता है प्रधानी में भी प्रधानमंत्री जी आ जाएं। क्योंकि कि बीजेपी किसी भी चुनाव को छोटा नहीं समझती है। नहीं, मैं चुनाव की बात नहीं, मैं छोटे चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं। आपको मंत्री और प्रधानमंत्री उतारने की जरूरत जब पड़ती है जब आप विकास नहीं करते हो। समाजवादी पार्टी ने धरातल पर विकास किया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गली गलियां आप बड़ी बड़ी मीटिंगें भी ली हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा हमारे जो है सक्रिय रहे हैं
और ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है सड़क पर नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जहां जहां मीटिंगें करनी थी, जहां जहां उन्होंने अपने डिसीजंस लेने थे, वो बहुत अच्छे डिसीजंस लिए हैं। और मुझे पूरा यकीन है पार्टी के ऊपर, उन्होंने जो कैंडिडेट उतारे हैं और वो सारे जो कैंडिडेट हम लोग जीत कर आएंगे। जी सचिदानंद जी, आप इस पे जवाब दीजिए कि इन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि इन्होंने काम किया, विकास किया, इसीलिए इतनी प्रचार की जरूरत नहीं है। और आपने इतना काम ही नहीं किया ना, कि बीजेपी ने काम ही नहीं इतना किया है कि उसको काम के नाम पर वोट मिल सके, इसीलिए प्रचार ज्यादा कर रही है। देखिए, हमारे जो साथी हैं बिलाल जी जो कह रहे हैं कि काम पे वोट इनको मिलेगा, इनके काम, इनकी सरकार थी 2012 से लेकर 17 तक। उसके बाद 18 में चुनाव हुआ नगर निगम का, नगर निकायों का। यदि ये तो तरोताजा सरकार से हटे थे, काम इनका ज्यादा बोलता था उस समय, फिर भी इनको एक भी सीट नहीं मिली, चुनाव में पूरी तरह से हार गए। इसके बाद फिर विधानसभा का चुनाव हुआ, हम विधानसभा में जीते, ये हारे। तो विधानसभा में भी इनको हार के मुंह देखना पड़ा। इसके बाद फिर उसके बाद देखिए 22 में चुनाव हुआ, जो है कह रहे कि अभी के चुनाव में इनको लाभ मिलने जा रहा है। 22 के विधानसभा चुनाव में फिर हारे, तो ग्राम पंचायत के चुनाव में हारे, जिला पंचायत के चुनाव में हारे। लगातार ये 12 से लेकर 17 तक जो सरकार चलाए थे, और जिन्होंने इतना अच्छा काम किया होता, तो उसके बाद जितने भी चुनाव आए सब में इनको हार क्यों मिलती, जनता इनको क्यों नकार देती। तो आज भी वही स्थिति है, कहने से नहीं होता है। अभी बिलाल जी ने कहा कि भ्रष्टाचार है। देखिए, भ्रष्टाचार पर कंट्रोल हो रहा है, कंट्रोल हुआ भी है। जितना भ्रष्टाचार आपकी सरकार में था, उतना भ्रष्टाचार भाजपा की सरकार में नहीं है। इसके आंकड़े हैं। अब आंकड़े चूंकि हम लेके नहीं आए हैं, वरना हम आंकड़े भी आपको बता देते। जी बिलावल जी, बिलावल जी की आपने भ्रष्टाचार के कोई आंकड़े नहीं होते हैं, और भ्रष्टाचार जो है चरम पर है, प्रकाष्ठा पर है। पहले आप भ्रष्टाचार की कोई मुझे बता दीजिए। ये सर, ये माननी पड़ेगी, मेरी बात सवाल सुन लीजिए कि आपने कहा कि आपकी सरकार ने काम किया, लेकिन अगर सरकार विकास करेगी तो जनता फिर उसे सत्ता से बेदखल क्यों कर देगी? वो एक चुनाव में नहीं, कई चुनावों में भी सरकार ने, हमारी सरकार ने काम नहीं किया। हमने भ्रष्टाचार है, आप कौन सा डिपार्टमेंट बताया जहां पर कहां पे भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया गया? कौन सी जांच हमारी सरकार में किसी भी विभाग की भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई है? आपके सरकार में तो पहले से देखिए, जांच बहुत से मामलों में नहीं करता है। हमारे यहाँ बताइए कि जांच आप बताइए ना, तो आप बताइए तो आप बताइए तो कि कहाँ कौन सा मुद्दा है, कौन सा मुद्दा कहाँ रिवरफ्रंट घोटाले में जांच चल रही है। आपके जो है समय में नोएडा अथॉरिटी में इतना बड़ा घोटाला जो किया है यादव सिंह ने, उसकी जांच चल रही है, उसमें आपकी संलिप्तता की जांच चल रही है। आपसे सवाल पूछूंगी कि आपने ऐसा इस बार क्या किया है, कितने बदलाव किए हैं कि आपको लग रहा है कि इस बार आप नगर निगम में 9 सीटें जीतेंगे, जबकि पिछली बार आपने एक भी सीटें आप नहीं जीत पाए? बदलाव हमने नहीं किए हैं, बदलाव सरकार ने किए हैं। सरकार ने जो है काम नहीं किया है, सरकार धरातल पर नहीं है, सरकार सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है। सरकार में देखिए, हमारी सरकार इसकी रिपेयर करनी है। आप सुन लीजिए, कहाँ हमने रोड पर गड्ढा दिखता है आपको? कहाँ पे दिखता है? हमने बनाए हैं, बता दीजिए आप कौन सी सरकार आप बता रहे हैं, आप सरकार की बता रहे हैं। पहले आप नोएडा से मेरे बन गया है, सुनिए, आप देख लीजिए, वे बनाया जिसके लिए आप कहते हैं कि हमने बड़ा एक्सप्रेसवे बनाया, वो भी पूरा नहीं किया। आज नोएडा में पानी पी रहे हैं, नोएडा में पानी पी रहे हैं, पूरे काम को हमने पूरा राय साहब आप एक्सप्रेसवे बनाया, नोएडा में जो पानी पी रहे हैं, मेट्रो आगरा में मेट्रो चलवाया, कितने शहरों में किसने चलवाया? नोएडा आपको मैं बता देना चाहता हूं, जब मेट्रो माननीय नेताजी लेकर आए थे, दिल्ली मेट्रो जो लेकर आए थे, हमारी नोएडा सिटी सेंटर पर रुक गई थी आकर के, याद है आपको? उसके बाद अखिलेश यादव जी की सरकार आई, तब नोएडा मेट्रो फिर आ जाए। नहीं, ये गलत नोएडा जी की सरकार में बने। अरे मैं आपको मालूम नहीं, मेट्रो रेल की अखिलेश यादव जी इसीलिए मेट्रो में घूमते भी मेट्रो नोएडा में नहीं, मेट्रो नहीं, आपने कुछ
कुछ नहीं किया। के अंदर आजादी लेकर आई है, वो तैराक की बात रही थी। आप आपको मैं याद दिला देना चाहता हूँ, आप जाकर मेट्रो का आपको मैं याद दिला देना चाहता हूँ। में मेट्रो चल रही है, आगरा में मेट्रो चल रही है। लैपटॉप किसने वितरण करे है? लैपटॉप किसने वितरण करे छात्र छात्राओं के लिए? आपने लैपटॉप वितरण आपने टेबलेट नहीं दिया, आपने ठीक है, ठीक है, आलोक जी के पास आलोक जी, निकाय चुनाव में भी कहा जा रहा है कि लैपटॉप वितरण किए, लेकिन हम निकाय चुनाव की अगर बात करते हैं तो स्थानीय मुद्दे कहीं नहीं दिखे। केवल लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा, केवल लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा। क्या बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने में कामयाब हो जाएगी और सपा इस मुद्दे को भुनाने में कहीं ना कहीं विफल नजर आएगी? देखो, एक चीज अर्चना ये समझनी होगी कि भारतीय जनता पार्टी को अगर मुद्दे मिलते हैं तो उस मुद्दे को कैसे जनता तक ले जाना है, ये बहुत अच्छी तरीके से आता है। और मुझे लगता है कि जो विपक्ष की तमाम पार्टियां हैं उसको भी भारतीय जनता पार्टी से ये कला सीखनी चाहिए। आप ये देखिए कि चुनाव किस चीज के हैं, नगर निगम के चुनाव हैं। यहां मुद्दे कौन से होने चाहिए? नगर की सफाई, नगर का विकास, नगर की नाली, नगर का खड़ंजा, पानी, ये सारे मुद्दे है ही नहीं। इन सब मुद्दों के आधार पर मतदाताओं को प्रभावित करने की बात ही नहीं की जा रही है। जो रैलियां हुई, बड़े नेता जब मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम ये लोग जो उतर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार दोगे तो विकास और तेजी से होगा। और मोदी जी का महिमा मंडन, मोदी जी का गुणगान, योगी जी का गुणगान, ये सारी चीजें इस चुनाव में भी देखने को मिल रही हैं। जिस चुनाव में बात ये होनी चाहिए कि हमको अगर आप मौका देते हैं तो हम नगर के विकास अच्छे से करेंगे, नगर में साफ सफाई बेहतर रखेंगे, नगर की नालियों को ठीक करेंगे, नगर के जो सड़कें हैं उनको ठीक करेंगे, ये सारी बातें होती नहीं है। वो भी चुनाव, जो छोटे चुनाव है वह भी राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चले जाते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से दूसरे दलों को भी सबक लेना चाहिए कि कैसे मुद्दे हथियाए जाते हैं और उस मुद्दों को हथियाने के बाद कैसे जनता तक ले जाया जाता है और कैसे मतदाताओं को अपने पक्ष में लाया जाता है। ये शायद भारतीय जनता पार्टी की कला है। शायद यही वजह है कि वो ट्रिपल इंजन की सरकार का जो बार बार नारा देते रहे, उसका फायदा उनको इस चुनाव में मिलने जा रहा है। जी सच्चिदानंद जी, मेरठ की लड़ाई आपके लिए इतनी मुश्किल क्यों हो जाती है? मेरठ में आपने 1995 के बाद 2 बार ही चुनाव आपके मेयर बन पाए, वो भी तब जब आपकी सरकार सत्ता में नहीं थी। लेकिन जब से आपकी सरकार सत्ता में आई तब से आप मेरठ में नहीं मेयर बना पा रहे। क्यों मेयर के लिए इतने, यानी कि मेरठ के लिए इतनी चुनौतियां किस लिए पैदा हो रही हैं आपके लिए? देखिए, पिछले चुनाव में निश्चित रूप से मेरठ और अलीगढ़ में मेयर बसपा बहुजन समाज पार्टी का जीता था। उस समय चुनावी समीकरण में, चुनाव के प्रचार प्रसार में और एनालिसिस में कहीं न कोई कमी रह जाती है और कुछ मुद्दे ऐसे हो जाते हैं जिनसे जनता का मूड बदल जाता है। उन सारी कमियों को हमने पूरा किया है और इस बार कहीं से कोई गफलत नहीं है। मेरठ में मेयर का चुनाव और अलीगढ़ में भी हम जीतने जा रहे हैं। राय साहब, आप मेरठ में नहीं, आप उत्तर प्रदेश में अपने जो घोषणा पत्र जो बीजेपी लेकर के आई थी उसकी कमियों को पूरा करिए। आपने उसमें से घोषणा बताया कि आपने क्या काम किया आज तक। देखिए, काम बताने की जरूरत है, काम तो होता है। समाजवादी पार्टी अब विपक्ष में है, समाजवादी पार्टी सरकार में नहीं है। समाजवादी पार्टी तो विकास, समाजवादी पार्टी का नाम तो विकासवादी पार्टी है। जब सरकार में आती है तो विकास करती है। समाजवादी पार्टी का जब सरकार बनी है, जब विकास किया, मैं भी आपको याद दिलाना देना चाह रहा था, जब सरकार नेताजी की थी तो नेताजी हमारे यहाँ पर नोएडा में गंगा जल परियोजना लेकर के आए। आज नोएडा में अगर आप पानी पी रहे हो तो नेताजी की देन है वो, आपको ये माननी बात पड़ेगी हमारी। मेट्रो नोएडा जो लेकर आए थे वो नेताजी लेकर के आए थे। ये तो सब, और आज भी जो भी विकास हुआ है, ये एलिवेटेड रोड जो बनाए हैं, आप जाम से जो मुक्ति दिलाई है वो समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार ने दिलाई थी। कहां आप नोएडा जैसे शहर में रह रहे हैं, आप कैसे कह रहे हैं विकास नहीं हुआ? कहां पर विकास नहीं हुआ? पूरे उत्तर प्रदेश में जो विकास जहां हमने छोड़ दिया था हमने देखा कि अखिलेश यादव ने इस बार भी मुस्लिम और यादवों को साधने की पूरी कोशिश की है, यानी जाति समीकरण पूरा बिठाया है। नहीं, ऐसा ये तो सब यादव पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी का अपने नाम के अनुसार सबकी सर्व समाज पार्टी है और इसमें सभी पार्टी के नेता हैं। इसमें यादव भी हैं, मुसलमान भी हैं, गुर्जर भी हैं, सारे हैं। इसमें कौन सा ऐसा हमारे नोएडा में आप देख लीजिए तो सभी लोग हैं। लेकिन कुंवर जी, नोएडा के बाहर भी अगर अन्य जिलों की बात कर ली जाए तो वहां पर हमारे जब सारा समय की टीम ग्राउंड पर गई तो वहां पर लोगों के अंदर उत्साह था कि बीजेपी ने काम किया है और अन्य जो पिछली सरकारें हैं उन्होंने काम नहीं किया, उन्हें कई तरह की सुविधाएं मिल रही है। बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, एक काम बता दीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में आपने ये किया है? एक काम, देखिए, एक काम बता दीजिए विकास का। इतने काम हमने किया है। आप यहाँ से मेरठ जाते हैं कि नहीं? बिल्कुल जाते हैं। सड़क किसने बनवाई है? कांग्रेस की देन है।
कांग्रेस के गैर भाजपाई सरकार ने विकास किया है, भाजपा बताइए। मेरठ, नोएडा से गाजियाबाद से मेरठ जाने में 3 घंटे 2 घंटे लगते थे, ये भी नहीं क्लियर हो पाता शायद आज पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे। हमने रोड बनवा दी, 40 मिनट में हम मेरठ पहुंच जाते हैं। कहने से नहीं होता है। हमने ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे आपने इनकम्प्लीट छोड़ा था, उसको पूरा कराया। पूर्वांचल देश की बेटियां वो छोड़ दीजिए, मतलब बेटियों को छोड़ दीजिए। स्थानीय मुद्दा है, ये तो हम स्थानीय मुद्दे की बात कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई व्यक्ति किसी को उसके पीछे क्या राज है, क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, उसकी ऐसा नहीं। हमारी सरकार जांच कर ले रही है। केवल धरना पर बैठ जाने से कोई किसी के ऊपर आरोप लगा देता है तो तुरंत सरकार उसको सही मान के कार्रवाई नहीं करेगी। सरकार को कार्रवाई करने के लिए सबूत चाहिए। सबूत यदि आएगा तो उस पर कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से होगी। आप देखते रहिए। विकास की जहां तक बात है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनवाया हमने, आपको इतना विकास का कार्य गिनाएंगे कि आपको यहाँ पूरा समय बीत जाएगा। यहाँ पे जो आप जाते हैं कि नहीं, कभी हमीरपुर बांदा गए हैं? आप एक बार जाइए नोएडा से, पता चल जाएगा आपको कि विकास किसे कहते हैं। आलोक जी से एक रिएक्शन ले लेती हूँ। आलोक जी देखिए, अगर बीजेपी की हम बात कर लेते हैं तो बीजेपी नगर निगम का चुनाव तो बड़े आसानी से जीत जाती है, लेकिन नगर पंचायत और नगर परिषद में हमेशा ही पीछे रह जाती है। तो यहाँ पे क्यों इतनी चुनौतियां फेस करनी पड़ रही है बीजेपी को? देखिए, ऐसा नहीं है अर्चना। पिछली बार का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो पिछली बार 198 नगर पालिका परिषद के चुनाव हुए थे, जिसमें से 70 बीजेपी जीती थी, 45 समाजवादी पार्टी जीती थी और 23 बसपा जीती थी। तो तब भी आगे थे। लेकिन ये जरूर है कि जो प्रतिशत, जो बहुमत उनको शहरों में मिलता है, वो प्रतिशत, वो बहुमत गांव में भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल पाता है। ये बात पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो मुझे एक वाकया भी याद है। अखिलेश यादव जी ने ट्वीट भी किया था, एक ट्वीट किया था, उसमें से कहा था कि शहरों में चूंकि ईवीएम से चुनाव हुए हैं तो इसलिए शहरों में भारतीय जनता पार्टी जीत गई। हमने यहाँ पर गांव में बैलेट पेपर से चुनाव हुए हैं तो इसलिए हमने यहाँ पर समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस बेहतर देखा है। ये तमाम सारी बातें आई थी पिछले बार के चुनाव की, जहां तक मुझे याद है जब 2017 में चुनाव हुए थे। लेकिन इन सब के बाद आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तेजी से, जिस गति से अपने आप को ऊपर किया है, वो वाकई काबिले तारीफ है। और इस बात को स्वीकार करना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो सांगठनिक क्षमता है, उस सांगठनिक क्षमता के बल पर वो हर चुनाव को उतनी ही इंपॉर्टेंस देते हैं, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे प्रधानी का चुनाव हो, उतना ही ढंग से लड़ते हैं। जैसे उनके लिए न कोई छोटा चुनाव हो, न कोई बड़ा चुनाव हो, छोटे चुनाव को भी बड़ा चुनाव लड़ते हैं। शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इस गंभीरता के साथ चुनाव लड़ रही है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कितनी रैलियां की, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोई ऐसा मंडल और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं रहा जहां पर नहीं गए, वहां गए, उस डिप्टी सीएम वो ड्यूटी पे लगे रहे, मंत्रियों को ड्यूटी पे लगाया गया। तो ये इसलिए नहीं होता बिलाल जी कि काम नहीं किया इसलिए हो, वो भारतीय जनता पार्टी की एक तरीके से स्ट्रेटजी है, प्लानिंग है उनकी कि हर चुनाव को गंभीरता से लेते हैं जी। और एक बात और संशोधन कर दूं कि जैसे बहुत बार ये होता है ना कि मान लीजिए नेताजी के टाइम की कोई योजनाएं हैं, वो साकार हुई भारतीय जनता पार्टी के या बहुजन समाज पार्टी के सरकार के दौरान, तो जिस सरकार के दौरान ये योजनाएं साकार होती है ना, तो श्रेय उन्हीं को मिलता है। अब हो सकता है नोएडा मेट्रो का परिकल्पना किसी और की हो, लेकिन 2009 में जब इसका उद्घाटन हुआ था तब सरकार बहुजन समाज पार्टी की थी। तो मुझे याद है, चूंकि मैं उसको कवर कर रहा था उसमें, तो सेक्टर 15 से लेकर दप्ती सिटी सेंटर तक मायावती ही इसका उद्घाटन करने आई थी यहाँ पर। हालांकि नेताजी ने भी इस शहर को बहुत कुछ दिया है, नेताजी भी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने बहुत कुछ दिया, अखिलेश यादव ने बहुत कुछ दिया। मेट्रो बनने के लिए, मैं अपनी बात यहां पर काट रहा हूं, मेट्रो बनने के लिए कोई खेल नहीं है गुड्डे गुड़िया का कि भाई मैंने मेट्रो बना दिया और मैंने बोल दिया। नगर से लेकर के और नोएडा सिटी सेंटर तक मेट्रो की लाइन बनने के लिए 3 कार्यकाल लगा, जिसमें आपको मैं याद दिला देना चाहता हूं, आप मेट्रो पे चले जाइए अभी भी मैच सिटी सेंटर पर और जाके देख लीजिए नेताजी के नाम का और ठाकुर अमर सिंह जी के नाम का पत्थर लगा हुआ है। क्यों नेताजी पार्टी में तब से नहीं हो पाएगा। आप अपने
प्रधानमंत्री की बात हो रही है, हमारा संगठन जनता के बीच में रहता है, छोटे से बड़े तक। हम प्रधानमंत्री को भाजपा का कार्यकर्ता ही मानना पड़ता है, उतरना पड़ता है, प्रधानमंत्री जी को जितनी भी सरकार नहीं किया, उन्होंने काम नहीं किया, इसलिए प्राप्त किया प्रधानमंत्री जी। आपके पार्टी में आपके जो माननीय अध्यक्ष जी इस समय माननीय नेताजी आपके हैं, जो विरासत में सब कुछ मिल गया, उसका महत्व तो क्या समझेंगे? माफ करिए, आप सभी को रोकना पड़ रहा है, चलिए आपको सुनवा देते हैं। यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने क्या कुछ कहा है। विपक्ष की जो बौखलाहट जैसे जैसे बढ़ रही है, जैसे जैसे उनका शब्दों का संयम टूट रहा है, और जैसे जैसे वो माफिया शब्द पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, वैसे वैसे उनकी माफिया तुष्टीकरण की नीति का खुलासा होता जा रहा है। और जैसे जैसे खुलासा हो रहा है, वैसे वैसे उनके वोटों का एक तरीके से लगातार जो हरास है वो तेजी से बढ़ रहा है। और मुझको लगता है कि जो नगर निगम महापौर के जो चुनाव, उसमें तो खाता ही नहीं खुलेगा विपक्ष का। और नगर पालिका और नगर पंचायत में अगर कहीं पा जाएंगे कुछ सीट, तो विपक्ष का सौभाग्य होगा। उत्तर प्रदेश में जहां देश में मोदी जी की लहर है, मोदी लहर है, वहीं उत्तर प्रदेश में योगी तूफान चल रहा है। और योगी तूफान पे इस नगर निगम नगर पालिका के चुनाव में विपक्ष उड़ता हुआ नजर आएगा। साफ तौर पर अभी आपने सुना दिनेश शर्मा जी ने साफ तौर पर ये कहा कि ये विपक्ष की बौखलाहट है, और उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया कि आपको एक भी सीटें नहीं मिलेंगी, और नगर परिषद में कुछ सीटें मिल जाए तो आपको। ये सरकार की घबराहट है। अगर विपक्ष को बौखलाहट कहते हैं तो ये सरकार की घबराहट है। घबराहट इसलिए कहूंगा कि उन्होंने कुछ काम किया नहीं है, सड़क पर ये है नहीं, और ये विपक्ष की बौखलाहट कहेंगे। देखिए, सत्ता पक्ष को विपक्ष का सम्मान ये अटल बिहारी वाजपेयी जी से सीखना चाहिए। अगर आज की भाजपा भी आप मुझसे कह रहे थे, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपको जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की नीतियों से सीखना चाहिए। विपक्ष का सम्मान किसे कहते हैं? अगर विपक्ष काम कराने के लिए नहीं रहेगा तो उसको बौखलाहट कहेंगे। अगर मैं नाली बंद है और मैं कहता हूं कि साहब आप चेयरमैन है बीजेपी के, आप उसकी नाली साफ करिए, तो आप कहते हैं बिलाल समाजवादी, इसलिए विपक्ष की बौखलाहट है। ये सब जो है ना, ये बौखलाहट नहीं है विपक्ष की, ये सत्ता पक्षी घबराहट है। हम अटल जी की नीतियों को लेकर चल रहे हैं, नहीं आपने अटल जी की नीतियों को लेकर नहीं चल रहे हैं। की इजाजत देता है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।